नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट में ग्राम पंचायत अधिकारी के पहला खंड, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हल करना है, हम उसी से संबंधित टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को हल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर मार्ग पर ले जा सकते हैं। आइए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। दोस्तों, इसका हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में वर्ष 1882 में लागू किया था। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो सके, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके, वह प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। दोस्तों, प्रश्नों की हमारी अगली श्रृंखला में प्रश्न 2, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, लॉर्ड हैडिंग, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये लॉर्ड हार्डिंग होना चाहिए। ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, हमारा जो आंसर है इसका वो लॉर्ड रिपन है। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था। यह प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड, दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर लॉर्ड होना चाहिए, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे 1882 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब हमारा है आंसर ए, भारत शासन अधिनियम 1919। आइए दोस्तों, हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया और आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां एवं 74वां संशोधन कर
भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, इन संशोधन को आप याद रखेंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि यह प्रयोग है ऑप्शन ए संघवाद का, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन सी प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। यानी कि स्थानीय स्वशासन की जो सर्वोत्तम व्याख्या है उसका तात्पर्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जनभागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। आइए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसकी जरूरत पड़ती है पंचायती राज को? स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, नौकरशाही की, या फिर राजनेताओं की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि पंचायती राज को अपने कार्यों के लिए किसकी, स्थानीय जनता की जरूरत होती है। इस प्रकार हमारा आंसर ए सही है। क्या सही है? हमारा आंसर ए सही है। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सही समय पर संभव हो जाता है। आइए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है दोस्तों? शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, या फिर यह सभी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यह सभी। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास भारत में पंचायती राज इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया है, इस प्रश्न को हम यहीं देखते हैं। प्रश्न हमारा कौन सा है? ये 8 है। तो प्रश्न हमारा है कि किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। महात्मा गांधी जी ग्राम विकास की अवधारणा में ग्राम को सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उनका कहना था कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन को, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी चुनावों को। दोस्तों, इसका सही जवाब है आंसर ये बी, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप स्टार दे सकते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन्हें हम याद रखते हैं और ये प्रश्न सीधे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न है हमारा, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909,
ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1907। तो दोस्तों हमारा इसका सही जवाब है आंसर डी 1907। आइए दोस्तों हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना वर्ष 1907 में की गई। इस आयोग के अध्यक्ष हाव हाउस एवं 5 अन्य सदस्य थे। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा न करके शहरी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का जो उद्देश्य है वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास विकल्प है ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी मैकाले। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू। वर्ष 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का जो उद्देश्य है वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र या फिर उपर्युक्त सभी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर डी, यानी इन सब में स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का वर्णन रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थानीय शासन प्रणाली का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है फिर से हम देख लेते हैं। किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? हमारे पास ऑप्शन है पहला उत्तर मेरूर अभिलेख, दूसरा तिरुवालंगाड़ू अभिलेख, तीसरा करंदाई अभिलेख, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका हमारा सही जवाब है आंसर ए उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख हमारा इसका सही जवाब है। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। चोल सम्राट परांतक के शासन के बारे में 12वें एवं 22वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 3। चलिए आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। यह सभाएं थी उरसभा, नगरम। देखिए एक सभा थी उर, दूसरी सभा थी तीसरी थी नगरम। जो उर सभा थी वो सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मण या वयस्क पुरुषों की सभा थी। जो नगरम था वो व्यापारिक समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के हम अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न है। चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? ऑप्शन ए ब्राह्मणों की, ऑप्शन बी जनसाधारण की, ऑप्शन सी व्यापारियों की
या फिर इनमें से किसी की भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों आंसर सी, व्यापारियों की। आइए हम दोस्तों इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। चोल काल में नगरम व्यावसायिक तथा व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। नगरम का उल्लेख चिदंबरम से प्राप्त एक अभिलेख में ग्राम सभा से प्रथम प्रशासन इकाई के रूप में किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह टेस्ट सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। आप निरंतर इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर आप अपने स्कोर में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद।